Hi guys, you are most welcome guys. Today we are discussing about the topic hydrosphere. आज हम जलमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गाइज एक महत्वपूर्ण सूचना कि आप लोग वीडियो को जब भी देखें अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। उस क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और इस वीडियो के अंत में पिछले क्लास के टॉपर्स के बारे में बताया जाएगा किसने सबसे ज्यादा नंबर गेन किए हैं। ओके गाइज, तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ समय ना खराब करते हुए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द विच इज द बिगेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? गाइज ऑप्शन है पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिका ओशियन और अटलांटिक ओशियन। यानी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और अंध महासागर। गाइज आपने आंसर शायद लगा लिया होगा। द फर्स्ट आंसर इज पैसिफिक ओशियन। ओके, आपका आंसर होता है गाइज पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसको आप थोड़ा सा मैप के थ्रू देख सकते हैं गाइज। ये प्रशांत महासागर है कहाँ पे, आप पहले ये भी जान लें। नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में, ठीक। और इसका विस्तार यहाँ पर जो चाइना रशिया दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, इसके यहाँ तक फैला हुआ है। मीन्स ऐसा महासागर, प्रशांत महासागर वह महासागर है जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पश्चिम में एवं एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। यह महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे ज्यादा आइलैंड्स की संख्या भी इसी महासागर में है। दुनिया का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच भी आपका प्रशांत महासागर में ही स्थित है। और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी एवं भूकंप भी प्रशांत महासागर में ही आते हैं। गाइज इतना याद रखना आपको। थैंक यू गाइज। तो हम आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है गाइज? द सेकंड क्वेश्चन इज द लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल सैलिनिटी इज नोन एज। यानी कि वह स्थान जो समान लवणता वाले क्षेत्र को मिलाता है उसे हम क्या कहते हैं? मीन्स ऐसी रेखा जो समान लवणता वाले क्षेत्र को मिलाती है उसे क्या कहते हैं गाइज? आपका ऑप्शन है आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोहेलाइन। गाइज जल्दी से आप अपने आंसर लगाएं। चलिए गाइज, द राइट आंसर इज आइसोहेलाइन। गाइज सबका पहले मतलब समझ। आइसो का मतलब होता है, आइसो इज अ ग्रीक वर्ड। आइसो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है समान। ठीक, इसमें भी आइसो है मतलब समान, इसमें भी आइसो समान, यहाँ पे भी आइसो है समान, यहाँ पर भी आइसो समान। ठीक है, और समान किसको मिलाना है? यहाँ पे सैलिनिटी को, लवणता को, खारेपन को। देखिए सबका मतलब क्या? आइसो माने समान, हाइट माने होता है गाइस ऊंचाई। आपकी हाइट मापी जाती है तो हाइट माने ऊंचाई। कितना इजी हो गया। समान ऊंचाई वाले को हम आइसो हाइट बोलेंगे, जबकि यहाँ पूछा समान लवणता। आइसोथर्म, थर्म किस कहाँ इस्तेमाल होता है गाइस? थर्मामीटर यानी तापमान मापने में। यानी कि समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म बोलेंगे, ये भी नहीं है। आइसोबार, बार माने दबाव होता है। समान दाब वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं आइसोबार, ये भी नहीं है गाइस। आइसोहेलाइन, हेलाइन का मतलब गाइस होता है लवणता और आइसो मतलब समान, यानी कि समान लवणता वाले क्षेत्र को आइसोहेलाइन कहेंगे। गाइस इसका मतलब क्या है? एक्चुअली समुद्र की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति हजार होता है। 35 याद रखिए, 35 प्रति हजार होता है। और जितने भी महासागर हैं सबसे ज्यादा लवणता महासागरों में अंध महासागर की है, अटलांटिक महासागर की है। लेकिन दुनिया में अगर महासागरों को छोड़ दिया, जल क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सबसे अधिक लवणता वान झील की है। वान झील इज सिचुएटेड इन टर्की, टर्की में पाया जाता है। तो जिस जगह पर मान लेते हैं कि आपका प्रशांत सागर है, प्रशांत सागर के उत्तरी हिस्से में 34 प्रति हजार आपका आइसोहेलाइन है, लवणता है, और किसी एक जगह और है। तो अगर इन दोनों को समान है, यहाँ पे 34, यहाँ पे 34, इसको जो हम मिलाएंगे, जिस रेखा द्वारा जोड़ेंगे उसी रेखा को बोलेंगे आइसोहेलाइन। समान लवणता वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोहेलाइन कहते हैं। तो गाइज आपको बात समझ में आई होगी, नहीं आई होती फिर से मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं। चलिए गाइज मान लेते हैं कि ये पूरा समुद्र है, ठीक है, इतना। यहाँ की लवणता मान लेते हैं 39 है, और यहाँ 36 है, यहाँ के 35 है, यहाँ 36 से कुछ भी है, यहाँ फिर 39 आ गया, यहाँ 39 है, यहाँ 39 है। अब इसको काल्पनिक रूप से एक रेखा द्वारा जोड़ी जाएगी ये। अब इसी काल्पनिक रेखा को गाइज हम आइसोहेलाइन बोलेंगे। ओके गाइज, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशियन करंट।
निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? कौन सी निम्न में से ठंडी समुद्री जलधारा है? इसमें से बहुत सारी समुद्री जलधारा है, ठंडी कौन सी है गाइस? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। आपने पहले आंसर आप लगा लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। गाइस शायद आपने लगा भी लिया होगा। गल्फ स्ट्रीम, कनारी, ब्राजील, क्यूरोसियो। क्या हो सकता है गाइस? द राइट आंसर इज कनारी। ओके, कनारी जलधारा एक ठंडी जलधारा है, इसके अतिरिक्त जितने भी हैं सब गर्म जलधाराएं हैं। ओके गाइस, कनारी जलधारा को थोड़ा हम देखें, कनारी जलधारा है कहाँ पर, क्योंकि आपको समझना भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गाइस। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या दिख रहा है? नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? एशिया, सॉरी यूरोप दिख रहा है। ये क्या है? आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये आपका यहाँ पे साउदर्न अमेरिका है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। तो अगर हम यहाँ पे देखें गाइस, तो बहुत सारी जलधाराएं गई हुई है। ये जलधारा जो है, यही वाली लाल वाली, यही है हमारी कनारी, ठीक है। किसके तटों पर? तो आप बताएंगे ये बह रही अफ्रीका के उत्तर पूर्वी तटों पर। किस महासागर में है? तो आप जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के पूरब और अफ्रीका के पश्चिमी जो सागर, इसको बोलते हैं अटलांटिक सागर। तो आप बताएंगे आप कनारी अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है जो ठंडी है। क्यों ठंडी है? क्योंकि देखिए आप पोलर की तरफ से ये भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। तो ऐसी जलधाराएं जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं, वो ठंडी जलधाराएं कहलाती है, ठीक। तो कनारी की जलधारा कैसी जलधारा? तो आप बताएंगे ठंडी जलधारा है। किस महासागर की जलधारा है? तो आप बताएंगे अटलांटिक महासागर की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गाइस किसका है? ये गर्म जलधारा है। ब्राजील की जलधारा एक गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो की जलधारा भी एक गर्म जलधारा है। इन सब की चर्चा अगर आप आगे आएगा तो हम करेंगे, अदरवाइज इसके लिए एक अलग वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। ओके गाइस, हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द फोर्थ क्वेश्चन इज मैगलन स्ट्रेट फाउंड इन, मैगलन जलसंधि कहाँ स्थित है या कहाँ पाई जाती है? कौन सा? मैगलन जलसंधि। आप जानते हैं बहुत सारी जलसंधि हैं, जैसे बास्फोरस जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि, उसी प्रकार से मैगलन जलसंधि है। ये कहाँ पाई जाएगी गाइस? ऑप्शन में आपका अफ्रीका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका। गाइस आप अपने आंसर लगाएं जल्दी से। चलिए गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, राइट आंसर इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में मैगलन जलसंधि पाई जाती है। गाइस अब साउथ अमेरिका में कहाँ पाई जाएगी, आप इसको भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, आप देख रहे हैं। दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर भी दक्षिण अमेरिका है, ये भी दक्षिण अमेरिका है, इन सब है। तो यहाँ पर मैगलन है कहाँ पर गाइस? यहाँ पर देखिए, ये छोटी सी जगह यहाँ पर है, इसी को हम बोलते हैं मैगलन। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे नीचे एक मुड़ा हुआ जगह है, ठीक है, जिसे तो हॉर्न ऑफ केप कहा जाता है। तो यहाँ पर ही मैगलन जलसंधि पाई जाती है, ठीक है। मैगलन जलसंधि कहाँ पाई जाएगी? आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाएगी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी बिल्कुल नीचे की तरफ पाई जाती है। ओके गाइस, तो इतना हो गया मैगलन स्टेट। बताएंगे साउथ अमेरिका। ओके, इंग्लिश चैनल इज फाउंड बिटवीन, इंग्लिश चैनल किन देशों के बीच पाया जाता है? इंग्लिश चैनल ऑप्शन है इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंग्लैंड एंड फ्रांस, इंग्लैंड एंड नॉर्वे। गाइस जल्दी आप आंसर लगाएं, इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? ओके गाइस, द राइट आंसर इज इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक जल क्षेत्र है, उसी जल क्षेत्र को इंग्लिश चैनल कहा जाता है गाइस। और गाइस यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इंग्लिश चैनल कहाँ पर स्थित है। गाइस ये देख रहे हैं क्या लिखा है? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन है ये, ठीक है। और ये क्या है गाइस? फ्रांस है। अभी देखिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ये जो जल क्षेत्र है, इसी जल क्षेत्र को बोलते हैं इंग्लिश चैनल। और चूंकि देखिए इतना इजी है, कैसे? क्योंकि इंग्लिश इंग्लैंड की लैंग्वेज है और हम लोग इंग्लिश बोलते भी हैं उनको, ठीक। तो इंग्लिश चैनल कहाँ होगा? ब्रिटेन के पास में, और ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच में। याद रखना आपको, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में स्थित चैनल को ही इंग्लिश चैनल कहते हैं। ओके गाइस, इतनी बात समझ में आई होगी। नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इंग्लैंड है, यहाँ पर फ्रांस है, और ये जो जल क्षेत्र है ये आपका इंग्लिश चैनल। देखिए यहाँ पे इंग्लिश चैनल लिखा भी है। ओके गाइस, तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे गाइस चलते हैं। वेयर डज द हाईएस्ट टाइड अकर, दुनिया में सबसे ऊंची ज्वार जो है कहाँ आता है? सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? टाइड ज्वार एंड एब भाटा होता है। तो दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? ऑप्शन है गाइस गल्फ ऑफ मैक्सिको, बे ऑफ फंडी, बे ऑफ बंगाल,
बे ऑफ मलक्का, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी में आता है, या बे ऑफ फंडी में, फंडी की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, या मलक्का की खाड़ी में। गाइस राइट आंसर आप जल्दी लगाएं। द राइट आंसर इज बे ऑफ फंडी। फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। गाइस फंडी की खाड़ी याद रखना है। आप जानते हैं, आपको याद हो जाएगा, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको मैप में बार बार दिखाता हूं, क्योंकि आपको लोकेशन पता चलेगा। गाइस ये जो ज्वार होता है, टाइड होता क्या है? तो आप जानते हैं कि ज्वार सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण अर्थ से जल क्षेत्र का ऊपर उठ जाना ही ज्वार कहलाता है। और जब ये जल क्षेत्र फिर वापस जाता है नीचे की ओर, या जल तरंगे, तो उन्हें हम भाटा कहते हैं। तो दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार आपका फंडी की खाड़ी में आएगा। गाइस अब फंडी की खाड़ी आप देख सकते हैं। गाइस ये आपको क्या दिख रहा है? यूएसए दिख रहा है, अमेरिका दिख रहा है। अमेरिका में गाइस यहाँ पर देखिए, ये जो बीच में गैप है, दिस इज बे ऑफ फंडी। इसी को हम फंडी की खाड़ी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा फंडी की खाड़ी कहाँ है, तो आप बताएंगे यूएसए में है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कितना बड़ा ज्वार उठ रहा है, ये जल क्षेत्र का ज्वार उठ रहा है। कहाँ पर? फंडी की खाड़ी में। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए, इसी फंडी को हिंदी में कई बार फनी भी कह दिया जाता है। देखिए लिखा है फनी की खाड़ी। यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे जब उठता है तो ये पूरे इस चीजों को टच करता है। तो फंडी की खाड़ी कहाँ है, तो आप बताएंगे यूएसए में है। ठीक है, और किस लिए फेमस है, तो आप बताएंगे यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। नेक्स्ट गाइस हमारा 7th क्वेश्चन है। द 7th क्वेश्चन इज व्हिच ओशियन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स। दुनिया का वो कौन सा महासागर है जिसमें सबसे ज्यादा द्वीप पाए जाते हैं, आइलैंड पाए जाते हैं। फिलहाल मैं इसका आंसर बता चुका हूँ गाइस, फिर भी आप जल्दी करें। इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, नन। गाइस क्या लगाएंगे? द राइट आंसर इज पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा आइलैंड की संख्या है। मैंने आपको इसके पहले बताया कि सबसे अधिक संख्या प्रशांत महासागर में है, और प्रशांत महासागर में ही सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच भी है। ठीक है गाइस, तो और मैंने बताया सबसे ज्यादा भूकंप एवं ज्वालामुखी भी आपके पैसिफिक ओशियन में ही आते हैं। ओके गाइस, तो हम चलते हैं नेक्स्ट में। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन इज। हिंद महासागर में से सबसे बड़ा आइलैंड या द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है आपका गाइस सुमात्रा, श्रीलंका, मेडागास्कर, मालदीव। गाइस जल्दी आंसर लगाएं। द राइट आंसर इज मेडागास्कर। गाइस हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है, और मालदीव, श्रीलंका, सुमात्रा भी ये सब द्वीप है, लेकिन ये मेडागास्कर से काफी छोटे हैं। तो गाइस हम मेडागास्कर को देखेंगे थोड़ा सा। तो गाइस आप देखें, ये आपका मेडागास्कर आइलैंड है। ठीक है, दिस इज मेडागास्कर आइलैंड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये मेडागास्कर है। अब है कहाँ एक्चुअली में, तो ये देखिए आप, ये भारत है यहाँ पर गाइस। ओके, ये आपकी क्या है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जस्ट ईस्ट साइड में देखिए ये रेड कलर का दिख रहा है, यही है मेडागास्कर। ओके, तो मेडागास्कर इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन। क्यों? ये इंडिया है, इंडिया के नीचे ये सब जो क्षेत्र फैला, क्या कौन सागर है? ये इंडियन ओशियन है, और इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड मेडागास्कर है। तो गाइस ये बात आपको शायद समझ में अच्छे से आ गई होगी। ओके, कहाँ पर है अगर पूछा जाएगा मेडागास्कर, तो आप बताएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूर्व में। ठीक है, ईस्ट साइड में। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच ओशियन इज नोन एज द डेजर्ट ऑफ ओशियन। निम्न में से किसे डेजर्ट ऑफ ओशियन कहा जाता है? किस महासागर को डेजर्ट ऑफ ओशियन कहा जाता है? मीन्स महासागरों का रेगिस्तान। ठीक है, महासागरों में भी रेगिस्तान, सोचिए ना कितनी अजीब बात है। तो आपका ऑप्शन है गाइज सार्गेसो सी, अरेबियन सी, रेड सी, ब्लैक सी। निम्न में से कोई एक है जिसे हम डेजर्ट ऑफ ओशियन कहते हैं। ठीक, महासागरों का रेगिस्तान। गाइज आप आंसर लगा चुके होंगे शायद। द राइट आंसर इज सार्गेसो सी। सार्गेसो सी ही, सार्गेसो सी को हम डेजर्ट ऑफ ओशियन कहते हैं। ठीक, महासागरों का मरुस्थल कहते हैं। जब पूछा है महासागरों का मरुस्थल, तो आप बताएंगे सार्गेसो सी। गाइस ये सार्गेसो सी है कहाँ पर, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। अगर इसको देख लेंगे तो आपको बातें याद हो जाएंगी। ओके, तो चलते हैं गाइस, हम देखते हैं। ये आप देखें, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप। ठीक है, और इसके बीच में कौन सागर फैला हुआ है? तो आप हमेशा जानिए कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के ईस्ट में, अफ्रीका और यूरोप के वेस्ट में जो सागर है, इसको हम बोलते हैं
गाइज अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन देखिए, ये जो प्लेस दिख रहा है आपका, यही है आपका सारगैसो सागर। ओके गाइज, अब इसका सारगैसो नाम क्यों पड़ा? एक्चुअली में सारगैसम एक शैवाल होता है, समुद्री घासें होती हैं, समुद्री घास को शैवाल नाम दिया गया है, जो रेड कलर की होती हैं। जैसे गाइस यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये रेड कलर की घासें हैं एक्चुअली में, ठीक है ना, ये शैवाल है, एल्गीज हैं। तो रेड कलर की जो एल्गीज हैं, ये सारगैसो सागर में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक, यहाँ पे और कुछ डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से जैसे मरुस्थल में कुछ भी डेवलप नहीं हो पाता है, वैसे ही सारगैसो सी में भी कुछ भी चीजें डेवलप नहीं हो पाती। यहाँ पर पानी स्थिर रहता है और इसी वजह से इसे हम मरुस्थल कहते हैं। किसका मरुस्थल? समुद्र का मरुस्थल। गाइस ये किस सागर में पड़ेगा? तो आप बताएंगे अटलांटिक ओशियन में। नाम क्यों पड़ा? तो बताएंगे सारगैसम नामक घासें यहाँ पर पाई जाती हैं। ओके, किस साइड में है? बताएंगे नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट साइड में, यूरोप और अफ्रीका के वेस्ट साइड में स्थित है। ओके गाइस, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सारगैसो सागर को हम डेजर्ट ऑफ ओशियन कहते हैं, ठीक, समुद्र का या महासागरों का मरुस्थल कहते हैं। गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी लैंड ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर? कितना क्षेत्र जल द्वारा घिरा हुआ है, यानी कि इस अर्थ पर, इस धरती पर कितना क्षेत्र पानी द्वारा ढका गया है? ऑप्शन में आपका 33%, 87%, 71% एंड 78%। तो गाइज आप क्या लगाएंगे? जल्दी लगाइए आप। 3/4 कह सकते हैं आप। 3/4 का मतलब 71%। ओके गाइज, 71% क्षेत्र पर लगभग आपका जल का विस्तार है। ओके गाइज, तो गाइज एक चीज और समझे आप कि पूरे अर्थ पर 71% जल तो पाया जाता है, ठीक ना। 71% जल में भी यहाँ पर सबसे ज्यादा जल किस क्षेत्र में पाया जाएगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में, या ईस्ट या वेस्ट है? तो आप बताएंगे साउथ हेमिस्फीयर को, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। आखिर गाइस ऐसा क्यों होता है? तो आप इसको फिर से एक बार समझेंगे। ओशियन वाला चैप्टर देखें। अगर आप यहां से देखें, यहां से अगर हम इसको यूं बांट दें, क्योंकि 0 डिग्री लाइन यहां से गुजर रही है, ठीक है गाइस। अब यहां से अगर आप देखें तो ऊपर क्या है? लैंड ज्यादा है, और नीचे क्या है? यहाँ पे नीचे की तरफ पानी ज्यादा है। इसलिए साउथ हेमिस्फीयर को, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 80% जल का क्षेत्र है और 20% स्थल का है, जबकि ऊपर वाले में 60% क्षेत्र स्थल का है और सिर्फ 40% क्षेत्र जल का है। इसलिए साउथ दक्षिणी गोलार्ध को हम जल गोलार्ध भी कहते हैं। याद रखना, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्र में पानी का विस्तार कहीं ज्यादा है। ओके गाइस, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्टली इफेक्ट ऑफ ओरिजिन इन टाइड एंड एब। जो टाइड एंड एब आता है, ज्वार और भाटा, उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? ऑप्शन में है सन का, मून का, अर्थ का, नन का, यानी सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, या किसी का भी नहीं। यानी कि ज्वार भाटा में सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान किसका है? गाइस आप आंसर लगा चुके होंगे। द राइट आंसर इज द मून। चंद्रमा का स्थान या प्रभाव ज्यादा होता है। गाइस आपको लगता होगा चंद्रमा छोटा सा है, सूर्य बहुत बड़ा है, तो सूर्य का प्रभाव ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य बहुत दूर है जबकि चंद्रमा काफी निकट में है। इस वजह से जैसे कि आप समझे, सूर्य से प्रकाश आने में 8 मिनट 16 सेकंड का लगता है धरती पर, लेकिन चंद्रमा से 1.5 मिनट का समय लगता है, ठीक। तो चंद्रमा से प्रकाश 1.5 मिनट में आ जाता है। उसी प्रकार से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा लगता है पृथ्वी पर। ये परसेंटेज कितना है? या 11:5, यानी कि 11 पावर मून की लगती है और सन की पावर केवल और केवल 5 लगती है, यानी कि इससे डबल पावर मून लगाती है। तो आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कितने एवरेज में इन दोनों का प्रभाव होता है, बताएंगे कि मून का एवरेज 11 होता है एंड सन का सिर्फ और सिर्फ 5 होता है, यानी 11:5 का रेशियो है इनके प्रभाव में। ओके गाइज, तो क्या होता है कि जो ये टाइड एंड एब आता है, ज्वार भाटा आता है, तो सबसे बड़ा ज्वार कब आएगा? तो पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा ज्वार कहाँ आता है, तो आप बताएंगे फंडी की खाड़ी में। कहाँ है? यूएसए में। लेकिन सबसे बड़ा ज्वार कब आता है?
तो आप बताएंगे सबसे बड़ा ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या को आता है। जब पूर्णिमा होता है उस समय आता है या जब अमावस्या होता है तब आता है। तो सबसे बड़ा ज्वार भाटा कब आएगा? तो आप बताएंगे सबसे बड़ा ज्वार आपका अमावस्या एवं पूर्णिमा को आता है, और सबसे छोटा तो सप्तमी एवं अष्टमी को आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। ठीक है गाइज, तो ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ा ज्यादा पावर लगती है तो ज्यादा बड़ा ज्वार आता है। सप्तमी अष्टमी को क्या होता है कि इनके बीच ट्रायंगल बनता है, इस वजह से समकोण की स्थिति बनती है और इस वजह से इनकी ताकतें कम लगती है और सबसे छोटा ज्वार भाटा आता है। ठीक, तो आप बता सकते हैं सबसे बड़ा ज्वार भाटा कब आएगा? तो बताएंगे अमावस्या एवं पूर्णिमा को। सबसे छोटा तो बोलेंगे सप्तमी एवं अष्टमी को। सबसे बड़ा ज्वार कहाँ आता है, किस जगह पर आता है? तो फंडी की खाड़ी में। अच्छा, वो कौन सी जगह है जहाँ पे 4 बार ज्वार भाटा आता है? दुनिया में हर जगह 2 ही बार ज्वार भाटा आता है, एक ऐसी जगह है जहाँ 4 बार आता है। तो गाइस वो कौन सी जगह हो सकती है? तो आप बताएंगे वो जगह है न्यू साउथहैम्पटन। न्यू साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार भाटा आता है। तो गाइस एक चीज और आपको समझना है कि ये न्यू साउथहैम्पटन है कहाँ पर? तो आप बताएंगे न्यू साउथहैम्पटन इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, जहां पर इंग्लिश चैनल है। तो वहां पर 2 बार जो 4 बार ज्वार भाटा क्यों आता है? तो आप बताएंगे 2 बार इंग्लिश चैनल की तरफ से आता है और 2 बार उत्तरी सागर की तरफ से आता है। नॉर्थ सी की तरफ से 2 बार और 2 बार आपका इंग्लिश चैनल की तरफ से। इस प्रकार से 4 बार ज्वार भाटा न्यू साउथहैम्पटन में आता है। ओके गाइस, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बरमूडा आइलैंड इज सिचुएटेड इन। बरमूडा आइलैंड कहां पर स्थित है? गाइस आपका ऑप्शन है नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। निम्न में से किस जगह पर बरमूडा आइलैंड स्थित है? तो गाइस आप जल्दी आंसर लगाएं। बरमूडा ट्रायंगल। गाइस द राइट आंसर इज नॉर्थ अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक सागर में बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है। और गाइस बरमूडा ट्रायंगल आप जानते हैं कि ये ऐसी जगह है जहां पर कोई भी जहाज जाती थी तो वो लुप्त हो जाती थी, गायब हो जाती थी। तो कई लोग कहते थे यहाँ पे एलियन का घर है। कुछ लोग समझ नहीं पाते थे एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है कि वहां पर जो भी जहाज जाती हैं, शिप्स जाती हैं, वो सब डूब जाती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ही बरमूडा आइलैंड स्थित है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गई होगी। नॉर्थ अटलांटिक सी आप कई बार देख ही चुके हैं। तो इस प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलेंगे गाइस। ओके, द 13th क्वेश्चन इज व्हिच ओशियन हैज लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड्स। कौन सा ऐसा महासागर है जिनमें सबसे अधिक आइलैंड्स पाए जाते हैं? सबसे अधिक द्वीपों की संख्या किस महासागर में है? गाइस हम इसको बता चुके हैं, फिर भी इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। द राइट आंसर इज पैसिफिक ओशियन। ओके गाइस, प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा आइलैंड पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा वॉल्केनो भी पाया जाएगा, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक भी इसी सागर में पाया जाएगा। ओके गाइस, चूंकि इसकी चर्चा हो चुकी है, हम चलते हैं आगे। एल नीनो करंट इज फ्लोज ऑन द शेल्फ्स ऑफ द। एल नीनो किसके तट पर बहता है, यानी किस देश के तटों के निकट बहने वाली जलधारा को एल नीनो कहा जाता है? ओके गाइस, आपका ऑप्शन है ब्राजील, पेरू, जापान एंड इंडिया। द राइट आंसर इज पेरू। गाइस पेरू के तटों पर बहने वाली गर्म जलधारा को एल नीनो कहा जाता है। ओके गाइस, एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तटों पर बहेगी। एल नीनो को ही चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता है। चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का पुत्र या बालक। एग्जाम में पूछा हुआ है कि ईसा मसीह का बालक किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे एल नीनो को। ये कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है। कहाँ चलती है? पेरू के तटों पर। किस महासागर में? तो बताएंगे आप प्रशांत महासागर में। ओके गाइस, और एक चीज, क्या एल नीनो का प्रभाव भारत में पड़ता है? बिल्कुल। जिस साल एल नीनो भारत के क्षेत्र में प्रवेश करता है उस साल भारत में सूखा पड़ जाता है। आप जान लीजिए एल नीनो का प्रभाव क्या होता है? सूखा पड़ता है। पूछ सकता है एग्जाम में एल नीनो के कारण भारत में क्या होता है? ऑप्शन देगा अधिक वर्षा, कम वर्षा, इस टाइप में। तो आप बताएंगे एल नीनो के कारण कम वर्षा होती है। एल नीनो को हम
चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट भी बोलेंगे। कहाँ बहेगी? पेरू के तटों पर। गाइस को हम थोड़ा सा देखेंगे पेरू का तट कहाँ पर है। तो गाइस यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देख रहे हैं। तो ये साउथ अमेरिका में यहाँ पर पेरू देश है, आप जानते हैं। इधर पे आपका क्या है? बोलिविया है, कोलंबिया है, पेरू है, चिली है। तो यहाँ पे पेरू के तटों पर ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, यही है आपका एल नीनो। तो एल नीनो यहाँ पर जब तक चलता है तब तक तो भारत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार ये चलते चलते ये आ जाता ऑस्ट्रेलिया के तटों पर। जब भी ये ऑस्ट्रेलिया के तटों पर आएगा उस साल भारत में भयंकर सूखा पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से एक्चुअली यहाँ पे ऐसे ही चलता ही है, लेकिन कभी कभी ये चलते चलते रास्ता भटक करके आ जाता ऑस्ट्रेलिया के तटों पर, और जब ऑस्ट्रेलिया के तटों पर आएगा तो उस साल भारत में सूखा पड़ेगा। ओके गाइस, इतनी बात आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। गाइस एक चीज और होता है, एल नीनो के अतिरिक्त एक होता है ला नीनो। ला नीनो इज नोन एज द सिस्टर ऑफ एल नीनो। एल नीनो की बहन ला नीनो को कहा जाता है, और ला नीनो एक ठंडी जलधारा है। ये कैसी? ये गर्म है, तो जब गर्म वाली ऑस्ट्रेलिया के तटों पर आएगी तो भारत में सूखा पड़ेगा। लेकिन जिस साल ला नीनो आती है, एल नीनो की बहन आती है, उस साल भारत में भयंकर वर्षा होती है, मीन्स उस साल बाढ़ आ जाती है। तो एल नीनो आएगा तो सूखा, ला नीनो आएगा तो बाढ़। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी गाइस, और बहुत महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। ठीक है, कहाँ पर चलता है? पेरू के तटों पर चलता है। गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरियाना ट्रेंच इज सिचुएटेड इन विच ओशियन। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? गाइस आपका ऑप्शन है पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, कैरेबियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन। गाइस आप आंसर क्या लगाएंगे? जल्दी लगाइए आप। मेरियाना गर्त गाइस पैसिफिक ओशियन के तटों पर पाया जाता है, यानी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर में भी किसमें? चूंकि प्रशांत महासागर दो हिस्सों में बटा है, एक उत्तरी प्रशांत और एक दक्षिणी प्रशांत। तो आप बताएंगे उत्तरी पैसिफिक ओशियन में, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में ही मेरियाना ट्रेंच पाया जाता है। और मेरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे ज्यादा गहरा स्थान है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। ओके गाइस, 11,022 मीटर। अगर कहने का मतलब ये है कि जितना ऊंचा हिमालय है पृथ्वी के सतह से, उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है ये पृथ्वी के सतह से। ओके गाइस, कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे उत्तरी पैसिफिक में। किस देश के बगल में? तो आप बताएंगे फिलीपींस के निकट में। तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, जो फिलीपींस के निकट में है, और ये दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। इसकी कुल गहराई 11,022 मीटर की है। ओके गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको जरूर याद रखना है। इस प्रकार से भारत के दुनिया के सबसे न्यूनतम और सबसे उच्चतम स्थान के बीच की दूरी कितनी है? तो आप बताएंगे लगभग 20,000 मीटर, यानी 20 किलोमीटर। कैसे? 8,848 मीटर हिमालय हो गया, लगभग 9,000 मीटर, और 11,000 मीटर ये है, कितना हो गया? 20,000 मीटर, यानी कि 20 किलोमीटर। तो पृथ्वी के सबसे उच्चतम और न्यूनतम स्थान के बीच की कुल दूरी लगभग 20,000 मीटर की है, या 20 किलोमीटर की है। गाइस चलते हैं आगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, और समझ में आएगी क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट वन इज विच टू ओशियंस आर ज्वाइंड बाई पनामा कैनल। निम्न में से कौन सा दो महासागर है जो पनामा नहर द्वारा जोड़ा जाता है? मीन्स टू ओशियन, दो महासागर कौन से हैं? ज्वाइंड बाई पनामा कैनल, पनामा नहर द्वारा जोड़ा जाता है, यानी पनामा नहर है, और इस नहर द्वारा दो महासागरों को जोड़ा जाता है। गाइस ऑप्शन क्या है आपका? इंडियन ओशियन टू पैसिफिक, हिंद महासागर को प्रशांत से, इंडियन ओशियन टू अटलांटिक, हिंद महासागर को अटलांटिक से, पैसिफिक ओशियन टू अटलांटिक ओशियन, प्रशांत महासागर को अटलांटिक ओशियन से, आर्कटिक टू अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से। गाइस आंसर लगाएं आप जल्दी से। चलिए गाइस, द राइट आंसर इज पैसिफिक ओशियन टू अटलांटिक ओशियन। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली नहर को पनामा नहर कहते हैं। गाइस ये पनामा नहर है कहाँ? ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। यस, ये पनामा नहर एक्चुअली में नॉर्थ अमेरिका के दक्षिणी वाले हिस्से में है। मैं आपको इसको दिखाता भी हूँ गाइस। ओके, तो गाइस यहाँ पर देखें आप, नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, इधर क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ओके, एंड नेक्स्ट साइड इज
तो गाइज यहाँ पर क्या है आपका, तो बताएंगे अटलांटिक ओशियन है, चूंकि आप जानते हैं इसके ईस्ट में अटलांटिक, इधर क्या है पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पर देखिए ये जो कलर दिख रहा है यही है आपका पनामा नहर। ओके, पनामा देश है, पनामा ये लिखा भी है पनामा कैनल। पनामा कैनल अटलांटिक ओशियन को, नॉर्थ अटलांटिक को नॉर्थ पैसिफिक ओशियन से जोड़ने वाली है, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पनामा देश में स्थित है। ओके गाइज, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो भारत में या दुनिया में बहुत सारे नहर भी हैं जिनका काफी महत्वपूर्ण स्थान है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट में हम, बेरिंग स्ट्रेट इज डिवाइडिंग टू विच कॉन्टिनेंट। बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? ऐसे दो कौन से कॉन्टिनेंट है, कौन से महाद्वीप हैं जिन्हें बेरिंग स्ट्रेट अलग करती है, डिवाइड करती है? गाइज आपका ऑप्शन है एशिया टू पैसिफिक, एशिया को अफ्रीका से, एशिया को साउथ अमेरिका से, अफ्रीका को यूरोप से, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से। ओके गाइज, जल्दी आप अपना आंसर लगाएं। द राइट आंसर इज एशिया टू नॉर्थ अमेरिका। एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करने वाली जलसंधि को बेरिंग जलसंधि कहते हैं। अब किस हिस्से को, एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका का जो पश्चिमी हिस्सा है उसको बोला जाता है अलास्का, और इधर से एशिया में रूस का हिस्सा है, रूस और अलास्का के बीच में स्थित जलसंधि को ही हम बेरिंग जलसंधि कहते हैं। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली में ये जो क्षेत्र है ये है आपका अलास्का, किसका हिस्सा है? यूएसए का हिस्सा है। ये वाला आपका किसका है? रसिया का हिस्सा है। तो यहाँ पे ये जो जल का क्षेत्र दिख रहा है गाइज, यही है आपका बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल डमरू। ओके गाइज, इतना आपको शायद साफ साफ दिख रहा होगा, तो नहीं भी तो आप थोड़ा सा एक बार सर्च भी करेंगे तो आपको बातें समझ में आए। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये अमेरिका का हिस्सा है, ये रशिया का हिस्सा है, और यहाँ पे बेरिंग वाटर स्ट्रेट है। ओके, तो आपसे पूछा है बेरिंग वाटर स्ट्रेट कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और रूस के हिस्से को अलग करने वाली जलसंधि को हम बेरिंग जलसंधि कहते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन। सबसे ज्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन में आपका बेरिंग सी, चाइना सी, डेड सी, रेड सी। तो गाइज अभी देखिए आपको बेरिंग जलसंधि मैंने बताया कहाँ पे है, तो बताएंगे आप नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग करता है। अब यहाँ पे है चाइना सी, नहीं। सबसे ज्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है गाइज? आपका राइट आंसर इज डेड सी। डेड सी को बोलते हैं मृत सागर। तो सबसे ज्यादा लवणता मृत सागर में पाई जाएगी, हालांकि इससे ज्यादा भी पाई जाती है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। सबसे ज्यादा लवणता वान लेक में पाई जाती है, वान झील में, जो कि तुर्की में है। वहां पे 330% पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लवणता पाई जाएगी डेड सी में 220%। ओके गाइज, तो चूंकि वान झील यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है इसलिए आप लगाएंगे डेड सी। अगर वान झील रहता तो वान झील को लगा देते आप। ठीक है गाइज, और मैंने कहा समुद्र की औसत लवणता कितनी होती है, तो आप बताएंगे 35 प्रति हजार। ओके, 35 प्रति हजार पाया जाता है। सबसे ज्यादा महासागरों में अगर पूछेगा तो आप बताएंगे अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। ओके गाइज, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 नंबर। जिब्राल्टर स्टेट इज ज्वाइंट टू। जिब्राल्टर स्टेट किसे जोड़ता है? ऑप्शन में एशिया टू अमेरिका, एशिया टू यूरोप, अफ्रीका टू यूरोप, अफ्रीका टू एशिया। गाइज याद हो तो जल्दी करें आप, नहीं तो हम आगे चलते हैं। द राइट आंसर इज अफ्रीका टू एशिया, यूरोप। ओके, अफ्रीका को यूरोप से जोड़ने वाली जलसंधि को जिब्राल्टर जलसंधि कहते हैं। जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर का की भी कहा जाता है, द की ऑफ मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर का की किसे कहते हैं? भूमध्य सागर की चाबी किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे जिब्राल्टर को। जिब्राल्टर जलसंधि कहाँ है? तो आप बताएंगे अफ्रीका और यूरोप के बीच में भूमध्य सागर के। किसको मिलाती है गाइस? तो आप बताएंगे भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से मिलाती है। इसको हम गाइस मैप में देखते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर देखें आप, ये है यूरोप, ठीक है, यूरोप है ये, और ये वाला क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका के बीच में यहाँ पर देखिए ये है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है? तो आप बताएं यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। और किसको जोड़ती है? तो इधर पे अटलांटिक महासागर को, इधर पर मेडिटेरियन सी को, यानी कि भूमध्य सागर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, स्पेशली ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है,
ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, इसके बीच में यहाँ पे जिब्राल्टर है, यहाँ पे ये सागर दिख रहा है, इसी सागर को बोलते हैं भूमध्य सागर, इसको क्या बोलते हैं अटलांटिक सागर। तो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली और अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि को हम बोलते हैं जिब्राल्टर। एंड जिब्राल्टर इज आल्सो नोन एज की ऑफ मेडिटेरियन ओशियन, इसे हम भूमध्य सागर की चाबी भी कहते हैं। तो गाइस महत्वपूर्ण था भूमध्य सागर की चाबी, तुरंत आप बताएंगे जिब्राल्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाक स्ट्रेट इज फाउंड इन विच पाक स्ट्रेट इज फाउंड बिटवीन, पाक स्ट्रेट किसके बीच में पाई जाती है, पाक जलसंधि कहाँ पाई जाती है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में। ऑप्शन क्या लगाएंगे आज, पाक स्ट्रेट है तो इंडिया एंड पाक, नहीं आपको ये नहीं लगाना, लग भले रहा है तो लगाएं क्या गाइस, द राइट आंसर इज इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट पाई जाती है। तो गाइस इसका नाम पाक क्यों पड़ा, पाकिस्तान की वजह से नहीं पड़ा है, एक्चुअली में इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मिस्टर पॉक, कुछ और पूरा नाम था, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया पाक स्ट्रेट। ठीक, किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। कहां पर है, तो गाइस यहाँ पर देखें ये भारत है, भारत का तमिलनाडु स्टेट है, ये वाला श्रीलंका है, और यहाँ देखिए ये पाक वे है या पाक स्ट्रेट है, ये वाला जो क्षेत्र है। यहाँ पे ये क्या है गाइस, ये राम सेतु है, ठीक है, राम सेतु को ही एडम ब्रिज कहा जाता है, आपको याद रखना है, राम सेतु को ही एडम ब्रिज भी कहा जाता है। एडम ब्रिज जहां पर जोड़ेगी, इसके ईस्ट साइड में बंगाल की खाड़ी की तरफ में जो सागर फैला हुआ है, जो स्ट्रेट फैला हुआ है, इसे हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ओके, कहाँ पे, तो इंडिया और श्रीलंका, यानी कह सकते हैं तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में फैला हुआ सागर को ही हम जो सागर है बल्कि इसका जल क्षेत्र को ही हम बोलेंगे पाक स्ट्रेट। ओके गाइज, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूंकि समय ज्यादा लग रहा है लेकिन आपको हाइड्रोस्फीयर हम एक ही दिन में खत्म भी तो कर रहे हैं, ठीक है। विच इज द टाइडल हार्बर, निम्न में से किसे टाइडल हार्बर कहा जाता है, टाइडल हार्बर मतलब ज्वारीय बंदरगाह, निम्न में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है। ऑप्शन है आपका गाइज कोचीन, मुंबई, कांडला एंड विशाखापत्तनम, जल्दी आप आंसर लगाएं आप। द राइट आंसर इज कांडला। कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, गुजरात में खंभात की खाड़ी में स्थित बंदरगाह को कांडला बंदरगाह कहा जाता है, और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, मतलब यहाँ पे ज्वार भाटा बहुत ज्यादा ही आता रहता है। ओके, कहाँ पर गाइस, कांडला गुजरात में, विशाखापत्तनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, मुंबई कहाँ है, मुंबई में, और कोचीन कहाँ है, केरल में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह। तो इस प्रकार से बंदरगाहों के बारे में आगे चर्चा की जाएगी। तो इतना आपको याद रखना है, कांडला गुजरात में है और ये एक टाइडल हार्बर है, ज्वारीय बंदरगाह है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप मेडिटेरियन सी इज नोन एज, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं। अभी हमने आपको पहले ही बता दिया गाइस। ऑप्शन क्या है, सुएज, पनामा, जिब्राल्टर, बॉस। राइट आंसर इज जिब्राल्टर। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। कहां पर है, तो आप बताएंगे यह भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन इज विच इज नोन एज कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, किसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन में आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। गाइस द राइट आंसर इज एशिया। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। एशिया जिसमें भारत भी स्थित, भारत, चीन, रसिया का अधिकांश हिस्सा, ठीक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये जो देश हैं ये सब एशिया में आते हैं। और एशिया क्यों कहते हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप होने के कारण इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। लेकिन पूछेगा कि कॉन्टिनेंट ऑफ आइलैंड किसे कहा जाता है, द्वीपों का महाद्वीप, तब आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया को द्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, लेकिन महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहते हैं। ओके गाइस, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, विच इज नोन एज डेड हार्ट ऑफ एशिया, किसे डेड हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का मृत्यु हृदय, ठीक है, एशिया का मृत हृदय किसे कहा जाता है। ऑप्शन में थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल, मंगोलिया का पठार, पामीर प्लेटू, पामीर का पठार, एंड गंगा रिवर, गंगा नदी। ऑप्शन में ये है गाइस। राइट आंसर इज पामीर का पठार।
पामीर के पठार को तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। ठीक, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, द रूफ ऑफ वर्ल्ड इज नोन एज पामीर प्लेटू एंड इट इज नोन एज तिब्बत प्लेटू। ठीक, और इसे ही हम डेड हार्ट ऑफ एशिया कहेंगे, एशिया का मृत स्थल या मृत हृदय। ठीक, किसको? पामीर के पठार को। गाइस आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच करंट इज नोन एज ब्लैंकेट ऑफ यूरोप? निम्न में से किस जलधारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है? ऑप्शन में आपका रेनिन करंट, गल्फ स्ट्रीम, इरमिंजर करंट, कैलिफोर्निया करंट। यानी कैलिफोर्निया की धारा, इरमिंजर की धारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, रेनिन की जलधारा। गाइस आप जल्दी आंसर लगाएं आप। द राइट आंसर इज गल्फ स्ट्रीम करंट। गल्फ स्ट्रीम करंट को ही हम यूरोप का कंबल कहते हैं, ब्लैंकेट कहते हैं। क्यों गाइस? क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म जलधारा है। ये गर्म जलधारा जब यूरोप के तट पर पहुंचती है तो वहां पर मौसम गर्म हो जाता है, तो लोगों को ठंडी से राहत मिल जाती है, उन्हें काफी ज्यादा रिलैक्स मिलता है। इसी वजह, जैसे कि हमको ठंडी में कंबल ओढ़ने से रिलैक्स मिल जाता है, इसी वजह से गल्फ स्ट्रीम जलधारा को हम ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कहेंगे। गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी जलधारा है? यह एक गर्म जलधारा है। कहाँ बहती है? तो आप बताएंगे ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। नॉर्थ अटलांटिक में बहेगी तभी तो यूरोप के तटों पर जाएगी। बिल्कुल, ओके गाइस, तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर इज 26 एंड व्हाट इज द क्वेश्चन सेज व्हिच ओशियन हैज एस शेप? किस महासागर की आकृति यस के आकार की है? इंग्लिश का एस जैसा होता है उसी प्रकार से आकृति है किसकी? इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, नन। गाइस द राइट आंसर इज अटलांटिक ओशियन। ओके, अटलांटिक ओशियन कहाँ है? फिर आप बताएंगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पूर्व में, अफ्रीका एवं यूरोप के पश्चिम में। तो गाइस आपको मैं एक बार यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला, ये आपका क्या है? तो आप बताएंगे ये अटलांटिक। अब देखिए इसका आकार यस जैसा दिख रहा है कहीं, यहाँ से शुरू यूं यूं, अंग्रेजी का यस तो ऐसे ही होता है, तो ऐसा आकार किसका है? तो आप बताएंगे अटलांटिक ओशियन का है। देखिए यहाँ पर ये, और इसी अटलांटिक ओशियन में गल्फ स्ट्रीम की जलधारा बहती है, जिससे यूरोप का कंबल कहेंगे, वो यहाँ से बहेगी। देखिए गाइस, यहाँ से सीधे जाएगी ये यूरोप की तरफ। अब यहाँ ठंडी जो पड़ रही होगी, यहाँ पे गर्म लगेगा, इसलिए हम इसको यूरोप का कंबल कहेंगे। ओके बाय गाइस, तो ये बात आपको आ ही गई होगी, क्यों नहीं आएगी? आप स्मार्ट बॉय हैं एंड गर्ल्स हैं। हम्बोल्ट करंट इज रिलेटेड टू, हम्बोल्ट की जलधारा किससे संबंधित है? ऑप्शन में इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड नन। हम्बोल्ट की जलधारा गाइस कहां पर चलती है? द राइट आंसर इज पैसिफिक ओशियन। क्यों? हम्बोल्ट की जलधारा को ही पेरू की जलधारा भी कहते हैं, और आप जानते हैं पेरू की जलधारा एक ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट की जलधारा कैसी है? एक ठंडी जलधारा है। और पेरू के तटों पर ही एल नीनो भी चलता है, मैंने बताया था एल नीनो, जिसे सन ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। ओके गाइस, इसको भी आप देख सकते हैं एक बार थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ आप देखिए, ये है क्या आपका? ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर आपका गाइस पेरू है। ठीक है, तो यहाँ से एक जलधारा यूं बहेगी ऐसे ही। अब इसी जलधारा को हम बोलते हैं हम्बोल्ट की जलधारा। हम्बोल्ट को ही हम बोलते हैं पेरू की जलधारा। आपको याद रखना है, हम्बोल्ट की जलधारा को ही पेरू की जलधारा भी कहते हैं। किस महासागर में? इधर क्या है? पैसिफिक ओशियन है, तो प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। इसे ही पेरू की जलधारा भी कहा जाता है, यह एक ठंडी जलधारा है। ओके गाइस, नेक्स्ट, अगुलहास करंट इज फाउंड इन विच ओशियन? अगुलहास की जलधारा कहाँ बहती है? इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइज। द राइट आंसर इज इंडियन ओशियन। हिंद महासागर में बहने वाली जलधारा को अगुलहास की जलधारा कहते हैं। गाइज कहाँ बहेगी? तो आपको ये याद रखना, जो अफ्रीका का तट है, मेडागास्कर, मैंने आपको बताया था मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो हिंद महासागर में मेडागास्कर के बगल से बहने वाली गर्म जलधारा को अगुलहास की जलधारा कहते हैं। अगुलहास की जलधारा एक गर्म जलधारा है जो अफ्रीका के तटों पर बहती है, मेडागास्कर के निकट से। ओके गाइस, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 28 गाइस, 28 नंबर देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा 28 हो चुका है, 20 नंबर 9 पे चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ इज फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट? ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में पाया जाता है? ऑप्शन है आपका एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। गाइस क्या लगाएंगे आप? द राइट आंसर इज
ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ओके, और यह किससे बनी है? ग्रेट बैरियर रीफ एक्चुअली मेड फ्रॉम कोरल रीफ, यह कोरल रीफ से बनी हुई है। और दुनिया की सबसे लंबी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ ही है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। गाइस इसको हम थोड़ा सा मैप में देखेंगे भले ही समझ। तो गाइस यहाँ पर देखिए, दिस इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की देखिए ये ईस्ट साइड में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ मूंगे से बनी चट्टाने हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान आपकी ग्रेट बैरियर रीफ ही है। ये बहुत बार यूपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइलैंड इज कोरल आइलैंड? निम्न में से कौन सा कोरल आइलैंड है? कोरल से बना हुआ द्वीप है। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, मेडागास्कर, सुमात्रा। गाइस आंसर आप जल्दी लगाएंगे। द राइट आंसर इज लक्षद्वीप। कहाँ पाया जाएगा? भारत में पाया जाएगा। तो भारत में लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड से बना हुआ द्वीप है। कोरल आइलैंड का मतलब मूंगे से बना हुआ द्वीप है। क्या? लक्षद्वीप। ओके गाइस, मेडागास्कर क्या है? ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा है। सुमात्रा कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में पड़ता है। ओके गाइस, तो इस प्रकार से लक्षद्वीप एक कोरल से बना हुआ द्वीप है, जो कि भारत के पूर्वी हिस्से बंगाल की वेस्ट में अरब सागर में स्थित है। गाइस कुछ बच्चे देखना चाहेंगे, वैसे आप इसको सर्च भी करेंगे, ठीक है ना, सर्च भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नोन एज वैनिशिंग ओशियन? किसे छुपता हुआ महासागर कहते हैं? छुपता हुआ महासागर, वैनिशिंग ओशियन इज नोन एज, ऑप्शन में है पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, चाइना ओशियन। द राइट आंसर इज गाइस आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक महासागर को छुपता हुआ महासागर कहते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस क्या होता है कि यहाँ पे 6 महीने का दिन 6 महीने की रातें होती है, क्योंकि आर्कटिक कहाँ पे है? नॉर्थ पोलर में है। तो वहां पर क्या होता है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो बर्फ पिघल जाती है, और जब ठंडी का होता है तो बर्फ ज्यादा जम जाती है। तो गर्मी में क्या होता है? कम हो जाता है, ठंडी में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी आकृति बदलती रहती है, जैसे कि चांद की आकृति बदलती रहती है, मून की आकृति बदलती रहती है, और इस वजह से इसे हम वैनिशिंग ओशियन भी कहते हैं। कहाँ पर? तो गाइज ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं या यहाँ पर देख सकते हैं, तो यही वाला आपका क्या है गाइज? आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो यानी कि नॉर्थ पोलर के पास में स्थित जो भी सागर फैला हुआ है उसे ही हम कहते हैं आर्कटिक ओशियन। ओके, यहाँ पे देखिए गाइज लिखा हुआ आर्कटिक ओशियन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर केज ऑफ ओशियन सैलिनिटी इज? महत्वपूर्ण कारण क्या है ओशियन सैलिनिटी का, यानी कि महासागरों में लवणता का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, नन। आपको गाइस जल्दी से आंसर बताना है। कैल्शियम क्लोराइड इज राइट आंसर, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड के कारण सैलिनिटी ज्यादा होती है। हालांकि मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट तीनों है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है। NaCl भी आपने नाम सुना होगा। NaCl क्या होता है? नमक होता है। तो समुद्रों की लवणता का प्रमुख कारण कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, ज्यादा मात्रा में कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो समुद्र की लवणता औसत में कितनी होती है? एवरेज में आप बताएंगे 35 प्रति हजार। सबसे ज्यादा लवणता 1 लेक की, उसके बाद डेड सी की, अगर ओशियंस में पूछेगा तो अटलांटिक ओशियन की, ठीक है गाइस। इतनी बात समझ में आई। और समान रूप से सैलिनिटी को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियल प्लेस फॉर कोरल रीफ इज बिटवीन? कोरल रीफ के विकास के लिए सबसे उत्तम जगह कहां पर है? कितने डिग्री के बीच में कोरल रीफ का डेवलपमेंट अधिक होता है? ऑप्शन में आपका 45 नॉर्थ से लेकर 66 नॉर्थ में, मीन्स उत्तरी गोलार्ध में, 45 से 66 उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन है 25 नॉर्थ टू 25 साउथ, 25 उत्तरी गोलार्ध से लेकर 25 डिग्री दक्षिण गोलार्ध के बीच। ऑप्शन में 10 नॉर्थ टू 10 साउथ, 10 उत्तरी से 10 दक्षिण के बीच। 66 नॉर्थ टू 60 साउथ, 66 से नॉर्थ से 66 साउथ। गाइस राइट आंसर इज सेकंड, 25 नॉर्थ टू 25 साउथ, यानी 25 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 दक्षिणी अक्षांश के बीच में स्थित जो लोकेशन होती है वो कोरल रीफ के डेवलपमेंट के लिए सबसे उचित होती है। कई बार आपको डिग्री में ना देके पूछ लेगा, कर्क एवं मकर दिया रहेगा, ठीक। कर्क और मकर रेखाओं के बीच में भी ऑप्शन रहे तब भी यही मतलब है, ओके। कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच में
कोरल रीफ के लिए, मूंगे की चट्टानों के डेवलपमेंट के लिए सबसे उचित स्थान होता है। इनके लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छा सा टेम्परेचर होना चाहिए, मीन्स टेम्परेचर ना तो ज्यादा ना तो कम। ओके, इनके लिए पानी भी साफ सुथरा ठीक ठाक होना चाहिए, पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए। यदि क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में ये जो घासें होती हैं समुद्र में, जिसको ये लोग खाकर जिंदा रहते हैं, उनका कलर बदल जाता है। इसे हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। यानी आपसे एग्जाम पूछ सकता है कोरल ब्लीचिंग क्या है, तो आप बताएंगे समुद्री घासों का रंग बदल जाना, मीन्स हरे से सफेद हो जाना ही कोरल ब्लीचिंग कहलाता है। क्यों होता है, तो आप बताएंगे टेम्परेचर बढ़ने के साथ, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इस वजह से समुद्री घासें सूख रही हैं, उनका रंग बदल के सफेद हो रहा है। और जब सफेद रंग हो जाता है तो इसको खाना ये पसंद नहीं करते हैं। जैसे जानवर होते हैं वो हरा चारा पसंद करते हैं, सफेद चारा पसंद नहीं करते हैं, उस सूखी घासें पसंद नहीं करते हैं, वैसे ये भी इस वजह से कोरल रीफ की डेथ हो जाती है। तो सबसे ज्यादा कोरल का नुकसान किस सागर में हुआ है, तो आप बताएंगे हिंद महासागर में कोरल रीफ का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ओके गाइज, तो हमारा ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है। गाइज, आपको कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो लिखना है, जो समस्या समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया होगा वो पूछना है। और गाइज, आज के जो टॉपर हैं उनका नाम है दीपाली चौरसिया, रंजीत कुमार, अनुपमा, और गाइज एक दो नाम, हाँ, संगीता दुबे, और एक दो नाम गाइज मैं आपको और बता रहा हूँ गाइज, आदर्श कुमार, इसके अतिरिक्त है नंदिता चौधरी। ठीक गाइज, नेक्स्ट वन इज ब्रिजेश यादव। ब्रिजेश यादव का भी स्कोर बहुत ही अच्छा गाइज, बहुत ही अच्छा किया है। अविनाश ने भी इस वीडियो को काफी अच्छे पसंद किया है। अनुपमा पटेल का गाइज हम आपको बता ही चुके हैं। तो ये आज आपके टॉपर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपर निकलते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू।